एनडीआरएफ के एक्स डीजी संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जी, सबसे बड़ा सवाल रेस्क्यू को लेकर के है। आप कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना मुश्किल होता है बादल फटने पर ये जो मलबा आता है, जो अपने साथ पानी और गाद लाता है, और मलबा भी नुकीले पत्थरों का होता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा? जिन लोगों तक राहत पहुंचाई जा सकती है, जो अभी मलबे में जिंदा हो सकते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है सर? ऐसे निश्चित रूप से ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे फोर्सेस को भी। इसमें जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा वहां पहुंचने की होती है। दूसरा कि ये ऐसे रिमोट एरियाज में होता है जहां पर कि बिल्कुल ही तेजी से नहीं पहुंचा जा सकता। वेदर भी खराब होता है जनरली, और वहां पर तेज बारिश भी होती है। खास करके ऐसे मौके पर जबकि करंट जो है वो बहुत तेज है, उस बहाव की तेजी के कारण भी रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित होता है। और इतने सारे बोल्डर्स, पेड़ उखड़ रहे हैं, मलबे के बीच में लोग फंसे होते हैं और उनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए ऐसे मौके के लिए चाहिए कि अगर कोई इस तरह के भविष्यवाणी आईएमडी के फोरकास्ट है तो इसके चलते संजय कुमार जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा सर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों की सड़कें टूट चुकी हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है कई गांवों से। यहां आप देख सकते हैं तस्वीर कि देखिए, इस बादल फटने से आए मलबे के साथ सैलाब ने सड़कों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब ये सड़कें दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तक ये सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी, गांवों का संपर्क आपस में नहीं जुड़ पाएगा। यानी जो जहां फंसा है वो इन हालात में ऐसे ही फंसा रहेगा। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं जो संजय कुमार कह रहे हैं कि इन इलाकों तक रेस्क्यू के लिए पहुंचना मुश्किल है। वो क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से कह रहे हैं कि अब सड़कें टूटी हुई हैं। अब अगर कोई रेस्क्यू करने इस गांव में, धराली में जाना चाहेगा तो आखिर वो कैसे पहुंचेगा? सड़कें टूटी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है संजय कुमार जी कि उस इलाके का संपर्क, सड़क मार्ग कई जगह से टूट गया है। तो अब ऐसे में क्या हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू होगा? अगर मौसम अलाउ करता है तो निश्चित रूप से फोर्सेज को ऐसे मौके पर उतारा जाता है, वहां पर जहां पर भी वो उतर सकता है। तो ऐसे पॉसिबल स्थान का एक पता करके, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां का मैप होता है, उसके पास पता होता है कि कहाँ स्कूल है, कहाँ ग्राउंड है, कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वैसी जगह का इस्तेमाल करके फोर्सेज उनके कोऑर्डिनेशन से, जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मदद से फिर वहां पहुंचते हैं। और वहां पर जो भी ऑपरेशन के सामान है, चाहे वो रात में ही क्यों ना ऑपरेशन के लिए व्यवस्था की जाए, वो सारे इक्विपमेंट के साथ फोर्सेज वहां पर पहुंचते हैं और फिर खोजबीन जारी होती है। ऐसे मौके पर जितनी जल्दी हो वो लोगों के लिए, जो गोल्डन आवर जिसे हम कहते हैं, वैसे मौके उस समय में फोर्सेज का पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि लोग बहुत ही मुश्किल में फंसे होते हैं। और जो घरों के अंदर भी, अगर हाउस कोलैप्स हुआ है तो उसके अंदर भी लोग वहां दबे हो सकते हैं। उनके लाइफ का बहुत ही नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, लोगों का इकोनॉमिक लॉस, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है उनका भी आपने देखा कि वो किस तरह से ऐसी घड़ी में नुकसान होता है। इसलिए इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने प्री पोजिशनिंग नहीं किया। अगर हमारे पास फोरकास्ट होता तो वैसे मौके पर ऐसे बीच बीच में जहां पर की व्यवस्था हो सकती है। मैं समझ सकता हूं, बादल फटने का कोई फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। ये कभी भी हो सकता है। संजय जी, एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि छत तक मलबा आ चुका है, सिल्ट आ चुकी है, जो पूरी तरह सीमेंट की तरह जम चुकी है। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग होंगे या जो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर लोग होंगे, वो शायद संभल भी नहीं पाए होंगे। सवाल ये कि क्या इस तरीके से मलबे को कभी यहां से हटाया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? केदारनाथ में तो हमने देखा था कि वो मलबा नहीं हटाया गया, और जो मंदिर का प्लेटफॉर्म था वो जहां मलबा आकर रुक गया था वहीं पर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। यह ऐसे मौके पर यह होता है कि ये बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, पेड़ जो उखड़ करके उसमें हिट करते हैं, उसके कारण जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो हिल चुका होता है, वही डैमेज हो जाता है। जैसे प्लेन एरिया में जब फ्लड्स आता है या इस तरह का मलबा आता है तो उसको साफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को नुकसान जब पहुंचता है तो फिर वो मुश्किल है।
उसमें फिर वो मलबा के साथ साथ स्ट्रक्चर को हटाकर फिर से रीबिल्ड करना पड़ता है। और मेरी सलाह है कि फिर आगे के लिए भी ये चेतावनी है सबके लिए कि जो हमारा रिवर का है वो उसको मैनेजमेंट, उनके रिवर बेड्स का मैनेजमेंट, रिवर के ठीक जो है। बैंक। संजय जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, मेरा निवेदन है। कुछ और एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय, आपने कई असाइनमेंट्स उत्तराखंड में जाकर के किए हैं। हम सब जानते हैं कि जो तस्वीर हम वीडियो दिखा रहे हैं इसमें सीटियां बज रही हैं, और ये सीटियां वहां अलार्म की तरह होती हैं। लोग सीटी बजा करके एक दूसरे को बताते हैं कि खतरा है, आप जहां हैं वहां से हट जाइए। एक साथ बहुत सारी सीटियां आपको इस वीडियो में सुनाई दे रही हैं। ये उत्तराखंड के लोगों का एक सिग्नल होता है जिससे वो अपने लोगों को ये मैसेज देते हैं कि खतरे का अलार्म है, आप जहां हैं हट जाइए। ऊपर से या तो मलबा आ रहा है या बादल फटा है तो सैलाब आ रहा है। सवाल ये है कि ये सीटियां भी विजय लोगों को बचा नहीं पाई क्योंकि इतना मौका ही नहीं दिया इस सैलाब ने। बिल्कुल, वो सीटियां जितनी वार्निंग हो सकती है वो हो सकती है, लेकिन उसका फ्लो इतना तेज होता है, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से भागना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब वो मलबा आ रहा है तो उसमें वैसे ही निकलकर भागना मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि जो लोकेशन है हरसिल, वहाँ का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जिसका जिक्र आपके रिपोर्टर भी कर रहे थे। तो उसके आसपास का इलाका ये धराली मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पर होटल्स भी हैं। मुझे जो जानकारी मिली 5-6 होटल्स भी वहाँ पर उसमें मलबे में दब गई है। वो तो अपडेट जब आएगा कि कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बात जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जी चैनल जब शुरू हुआ था तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी यहाँ से ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक की। जी। तो उस दौरान पूरे इलाके को मैंने एक एक करीबी से देखा। उसके बाद तो खैर बहुत बड़ा ये काम हुआ है, बदलाव भी हुआ है। मैं बात लगातार वहाँ पर भी आता जाता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो तलहटी होती है जो इस इलाके की, तलहटी में गाँव बस जाते हैं और वहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जो ऊपर वाले आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर थोड़ा सा बच भी जाता है, लेकिन जो तलहटी में आ जाते हैं, एक तो वो रास्ता भी रोकते हैं पानी के फ्लो का भी या और भी चीज़ें, और दूसरा वो सबसे जल्दी फंसते हैं। उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता जब भी। और जैसे सर कह रहे थे अभी एनडीआरएफ वाले, बहुत मुश्किल काम होता है वहाँ पर मैनेजमेंट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना। सबसे बड़ा मुश्किल काम तो पहुँचना। हालांकि ये जो इलाका है वो मेन रोड के करीब है, इसलिए इतना मुश्किल नहीं। तो कई बार ऐसी जगह पर आप फंसते हैं। और ये इससे ऊपर भी सड़क संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, सड़क संपर्क मार्ग टूट गए। और इससे ऊपर भी जहाँ से ये आ रहा है, क्लाउड बस्ट हुआ है। केदारनाथ में भी जो 2013 में हुआ था वो भी क्लाउड बस्ट है। और जितनी बार हमें वार्निंग दी जाती है केवल उसी दिन काम आती है। हमारी जो स्मृति है ना बहुत कमज़ोर है। उसके बाद हम भूल जाते हैं। लगातार होती जाती है, क्लाउड बस्ट भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, मूवमेंट को भी रोकने का काम नहीं होता है। अभी जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बाद भी वहाँ टूरिस्ट है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि इस मौसम में नहीं जाया जाए, मई जून तक चला जाए। तो उसका भी नुकसान वहाँ पर होता है। सरकार कैसे कर सकती है? अब सरकार से तो हम सवाल खड़े कर सकते हैं कि अब क्या करेगी, लेकिन वो वहाँ पहुँचना एक सबसे बड़ा काम है। और फिर उसके लिए केवल आपके आदमी पहुंचने से काम नहीं है ना। अभी जैसे बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर इस मौसम में उतरना, वहां पहुंचना वो मुश्किल काम है। आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो कितना काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस मौसम में वहाँ उतरेंगे नहीं उतरेंगे, कितने लोग पहुँच पाएंगे। और रात का ऑपरेशन भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है वहाँ पे। बल्कि शाम जल्दी हो जाती है, बारिश भी हो रही है, कितना मौसम रहेगा, तो उससे इसका मुश्किल काम है। अब लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है? सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई हमने टीमों को भेजा है, वो तो जाहिर तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें सबसे पहले तो ये तलाश करना कि कितने लोग दब गए, उनको आइडेंटिफाई करना। दो मंजिल तक मलबा दब गया है, जमींदोज हैं इमारतें। तो अब जाहिर सी बात है, हमने देखा लोग सीटियां बजा रहे हैं, लेकिन लोगों को बचकर भागने का मौका भी नहीं मिला होगा जब तक वो सोच पाए होंगे कि क्या स्पीड इतनी ज्यादा होती है। हाँ, तो तब तक जिस इंटेंसिटी के साथ ये प्रवाह आया है, बादल फटने से जो पानी आया है, मलबा आया है, कि उसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। जब हम गेस्ट रूम में बैठे थे तो राम कृपाल जी आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो नदी नुमा नाला है, इसे नाला कहें नदी कहें, इसके बारे में आप सूखी नदी जिसे आप कहते हैं, ये एक रास्ता है कि अगर पानी का प्रवाह आता है तो वो इससे निकल जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रवाह ने उस नाले को, उस नदी की सरहदों को भी तोड़ दिया है और ये काफी मीटर तक आगे निकल करके इमारतों से टकराया है, जिससे इमारतें बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। देखिए, मैं पहाड़ घूमा हूं, लेकिन मैं बासिंदा मैदान का हूं। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में भी मैं गया हूं, पंचमढ़ी के आसपास, वहाँ गाँव में कहा जाता है कि जो नदी बह रही है जिसमें पानी कम है, बरसात में अगर बाढ़ आती है तो वो यूं इस तरह फैलता है जी। लेकिन जिसको बरसाती नाला बोलते हैं या जैसे सूखी नदी, मतलब इनको माना ही जाता है कि बहुत डेंजरस हैं, इनमें सूखे रहेंगे, लेकिन जब आएगा तो अचानक आएगा। और अब जो आपने विजुअल दिखाया है, अब आप देखिए
वो तस्वीर में अचानक जी, ये वहां से पानी आपको रोकूंगा। ये तबाही के नए विजुअल्स आए हमारे पास। आप ये देखिए कि सैलाब का प्रवाह देखिए, आप पानी जो बह रहा है उसका प्रवाह देखिए। मतलब आप आमतौर पर किसी नदी को भी इतनी तेज प्रवाह में बहते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि आसमान से गिरा हुआ पानी है, एक आसमान से गिरी हुई नदी कह लीजिए इसे आप। ये तो अनुराग जी आप समतल पर दिखा रहे हैं। जो शुरू में आपने विजुअल दिखाया था जिसमें यू आता है और पूरा गांव दिखाई पड़ रहा है, और वो अचानक विद इन सेकेंड्स आता है और वो तमाम अस्पताल और कई घर उसमें बह जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पानी सीधे वहाँ से आ रहा है। हालांकि आज के दिन नहीं कहना चाहिए, हम भी बहुत तकलीफ हुई है सब देख करके, लेकिन वो पूरी तरह कैचमेंट एरिया में बसे हुए वो हैं जिसको जलागम कहते हैं, चाहे वो सूखी नदी हो चाहे जो भी, जिसको जलागम क्षेत्र कहते हैं नदियों का, उसमें पूरी की पूरी आबादी बसी हुई है। अब ये देखिए, अगर आप उसको कह रहे हैं सूखी नदी है, इसका मतलब है कि बरसात में वहां से पानी आता है, और जब ऊपर से नीचे कोई चीज है, बिल्कुल यूं रास्ता है, तो अगर थोड़ा सा भी पानी ऊपर गिरेगा तो आप तय जान लीजिए वो बड़ी तेजी से नीचे आएगा। बनस्पत की जैसे नदियां समतल में बहती हैं, बाढ़ तो वहां भी आती है, बर्बादी होती है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, जैसा अभी एनडीआरएफ के जो थे उन्होंने लास्ट में बात कही कि नदियों के जलागम क्षेत्र में, अब ये इंसानी चीजें हैं, ये अब चूंकि आज ऐसा हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं, कल को लोग फिर भूल जाएंगे और पूरे पहाड़ में, चाहे उत्तराखंड हो हिमाचल हो, आप जाके देखेंगे कि नदियों के जलागम कैचमेंट एरियाज में ये जो लोग नए नए जा रहे हैं, व्यवसायी हैं, होटल हैं, ये होटल्स जो हैं, ये जो पुरानी आबादी आप उसमें देखेंगे काफ़ी दूर ऊंचाई पर हट करके बसे हुए हैं, वो सेफ हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन होता है जाकर के बेचते हैं अपने रिसोर्ट को रिवर साइड रिसोर्ट करके, मतलब रिवर साइड रिसोर्ट, रिवर व्यू करके, और ये वही उसी का नतीजा है। राम कृपाल जी बता रहे हैं। संजय कुमार, एक लाइन आपको याद हो, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो विनाश की कगार पर हो गया। तो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हम उस चेतावनी को ध्यान ही नहीं देते। असली प्रॉब्लम, अरे कुल्लू और मनाली में जो एक ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश का एसपीडी, उनके कहते हैं इलेक्ट्रिक विभाग का गेस्ट हाउस था, पूरा का पूरा बह गया आज से कई साल पहले। याद होगा आपको मनाली में जब हुआ था। तो ये बार बार प्रकृति संकेत दे रही है कि कैचमेंट एरिया छोड़ दीजिए। लेकिन अब क्या कारण है, क्यों नहीं कोई ऐसी नीति बन पाती कि नदियों के बारे में केंद्रीय नीति होनी चाहिए कि कैचमेंट एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, देखिए हर सीजन में ये चीजें, आज यहाँ हो रहा है, केदारनाथ में हुआ, आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था उस साल, याद है जब बाढ़ आई थी। तो सारे के सारे ये हमारी एक, लद्दाख में जब पूरा इस तरीके से वक्त की बात आप कर रहे हैं। जी न्यूज़।